आज की इस वीडियो क्लास में हम प्लांट एनाटॉमी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीजीटी, पीजीटी और एलटी के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक द्विबीजपत्री तने के वैस्कुलर बंडल निम्न में से बने होते हैं। ए वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए, जो एक बीजपत्री तने हैं उसके वैस्कुलर बंडल में जाइलम या कॉस्ट फ्लोएम या बास्ट तथा कैम्बियम उपस्थित होते हैं। तो इसमें से आंसर सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी से, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसके तने में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एक संवहन प्रणाली होती है जो जल एवं खनिजों के परिवहन में सहायक होता है। तो ये निक्टेन्थस के तने में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा निक्टेन्थस। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृतजीवी आवृत बीजी है। मृतजीवी जो है पूछ रहा है कि कौन सा आवृत बीजी है यहाँ पे। तो देखिए, जो मोनोट्रोपा में क्लोरोफिल का क्या होता है कि अभाव होता है, तो जिससे यह अपना भोजन बनाने में असमर्थ होता है। तो यह मृतोपजीवी आवृतबीजी पौधा है। ठीक है, आवृतबीजी का मतलब एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा मोनोट्रोपा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्ण मध्योतक अभिन्नित होता है। तो इसमें से देखिए, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कह रहा है घास में, नीम में, बीन में या आम में। घास जो है ग्रैमनी कुल का एक बीजपत्री पादप है। ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट है, पौधा है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, आइसोबाइलेटरल होती हैं। तो इन पत्तियों को सूर्य का जो प्रकाश है दोनों तरफ समान रूप से मिलता है। क्योंकि ये सीधी अवस्था में उगती हैं, जो घास होती है वो क्या होती है, सीधी अवस्था में उगती है। तो आंतरिक संरचना में इन पत्तियों का जो मीसोफिल है और पेलिसेड है तथा जो स्पंजी ऊतक है, इनमें जो है ये भिन्नित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा घास में, ग्रास में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। तो जो जूट के रेशे होते हैं वो सॉफ्ट या बास्ट फाइबर होते हैं। और ये क्या होते हैं, कार्कोरस कैप्सुलेरिस तथा कार्कोरस ऑलिटो ऑलिटोरियस के तने से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस भाग से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा तने से, स्टेम। क्वेश्चन नंबर 6 है, बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं। अभी अभी जो है देखिए, हमने पढ़ा था कि जो रेशे प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं, ये कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस तथा कॉर्कोरस ऑलिटोरियस के तने से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये होते हैं कॉर्कोरस के तने से। तो यहाँ पर दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है। देखिए, प्रशांत केंद्र क्या है, तो जो प्रशांत केंद्र है यानी जो प्रशांत केंद्र है वो रूट अपेक्स यानी कि जो मूल शीर्ष है उसमें पाया जाता है। और यह वह भाग होता है जहां पर कोशिकाएं सामान्यतः क्या होती हैं, निष्क्रिय विभाजन की अवस्था में होती हैं। तो कह रहा कहाँ स्थित होता है, तो प्रशांत केंद्र जो है कहाँ पे स्थित होता है, ये रूट अपेक्स यानी कि ए ऑप्शन, मूल शीर्ष में। ठीक है, रूट अपेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाहिका वाहिनिका से भिन्न होती है। किस प्रकार से भिन्न होती है, तो देखिए, जो वाहिका तथा वाहिनिका होती हैं ये जाइलम के क्या होते हैं, घटक होते हैं। और दोनों ही जल संवहन में भाग लेती हैं। तो वाहिका की जो कोशिकाएं हैं एक वर्टिकल पंक्ति में होती हैं तथा ऊपर नीचे की कोशिकाओं के बीच की भित्ति घुली हुई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुलंब कोशिका पंक्ति रहने में जिसमें पास की भित्ति घुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रस काष्ठ होता है यानी कि जो सैप वुड होता है, कह रहा है कि क्या होता है ये रस काष्ठ।
तो देखिए जो सैपवुड है वो क्या है, सेकेंडरी जाइलम का बाहरी भाग होता है जो खनिज तथा जल का परिवहन करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। तो यहाँ पर जो वृद्धि वलय है ये क्या होती है, इंट्रास्टीलर कैम्बियम की सक्रियता के कारण बनती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतःरंभी एधा। क्वेश्चन नंबर 11, असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है। तो कह रहा है कि गेहूं में, अदरक में, ड्रेसीना में या मक्का में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। यानी कि कह रहा है कि असामान्य द्वितीयक वृद्धि, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन। तो देखिए जो ड्रेसीना है और यक्का है ये क्या है, ये मोनोकॉट पौधे होते हैं। ठीक है, और मोनोकॉट पौधों में सामान्यतः द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इनमें वैस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी यानी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें वैस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती है। तो अपवाद स्वरूप ड्रेसीना और यक्का में क्या होता है कि हाइपोडर्मिस भाग में एक सेकेंडरी कैम्बियम का निर्माण होता है जिससे सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है किसमें, ड्रेसीना में। क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइलोसिस होता है इसमें। टाइलोसिस क्या है, तो देखिए जो टाइलोसिस का निर्माण है वो सेकेंडरी जाइलम में होता है और पौधों में लगातार सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप पुराने तने के मध्य में उपस्थित जो सेकेंडरी जाइलम की वाहिकाएं हैं और वाहिनिकाओं में आसपास की जो मृदुतकीय कोशिकाएं हैं वो वृद्धि कर जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं टाइलोसिस। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन नंबर है 13, कार्क कोशिकाएं होती हैं। कार्क कोशिकाएं क्या होती हैं, तो जो कार्क होता है उसका निर्माण पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप कार्क कैम्बियम से होता है। तो कार्क कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं। तो पूछ रहा है कि कार्क कोशिकाएं क्या होती हैं, कार्क सेल्स आर, तो ये होती हैं डेड होती हैं, मृत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है। तो देखिए जो जाइलम है वो प्राथमिक जाइलम जो है बना रहता है, यह केवल अंदर की तरफ खिसकता जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। तो देखिए जो चारिणी नलिकाएं हैं उनमें प्रारंभिक अवस्था में तो केंद्रक होता है, परंतु जब मैच्योर स्टेज हो जाती है, परिपक्व अवस्था हो जाती है, तो उनमें केंद्रक एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा चालिनी नलिकाओं में। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक बीजपत्री में कलम बांधन संभव नहीं है क्योंकि ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोटिलीडन्स बिकॉज दे। क्यों संभव नहीं है, देखिए जो मोनोकॉट पौधे हैं उनमें ग्राफ्टिंग संभव नहीं है क्योंकि उनमें वैस्कुलर बंडल क्या होता है, घेरे में व्यवस्थित नहीं होते हैं बल्कि बिखरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उनमें प्रकीर्ण संवहनी बंडल होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला है 17 नंबर, द्वितीयक जाइलम की नई परत होती है इनके बीच। तो देखिए जो द्वितीयक जाइलम है यानी कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के समय सर्वप्रथम वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है और फिर इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय विभाजन करती हैं तथा अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम तथा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोयम का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर, जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 18 है,
फ्लोएम हमेशा प्रवाहित होता है इससे। तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के द्वारा जो शुगर है प्रायः सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। ठीक है। अब इसमें जो प्रवाह होता है वो हमेशा सोर्स से सिंक की ओर होता है। अब सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब वह स्थान होता है जहां फूड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक को। ठीक है, शुगर सोर्स टू शुगर लिंक। क्वेश्चन नंबर 19 है, विगलन परत बनता है इसके द्वारा। विगलन परत क्या होता है? देखिए, पौधों में पत्ती, पुष्प तथा अन्य भागों के प्राकृतिक रूप से पौधों से गिर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलगन कहलाती है। और जहां से पत्ती, फूल ये सब जो गिरते हैं उस स्थान पर दो लेयर बन जाती है। ठीक है, दो लेयर बन जाती है। एक होती है विलगन परत और दूसरी होती है कौन सी? दूसरी होती है प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, अब जो विलगन परत है इसका निर्माण पैरेंकाइमी कोशिकाओं से होता है। तो यहां पर कह रहा है कि विगलन परत बनता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? पैरेंकाइमी कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन। 20 नंबर, द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं होती हैं। द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर। द्वितीयक वलकुट की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेंकाइमा, यानी कि मृदुतकीय होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं क्या होती हैं? देखिए, जो नॉन फ्लावरिंग जो पौधे होते हैं उनमें फ्लोएम में कंपेनियन कोशिकाओं का अभाव होता है, बल्कि इसके स्थान पर रूपांतरित पैरेंकाइमा होती है, जिन्हें एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं कहते हैं, जिनमें से जिम्नोस्पर्म क्या है? ऐसे ही पौधे हैं। तो पूछ रहा है कि एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 22 है, परिचर्म में होता है। पेरीडर्म इंक्लूड्स। परिचर्म में क्या होता है? देखिए, पौधों में पेरीडर्म का जो निर्माण है वो सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप होता है। तो पेरीडर्म में क्या होता है? 3 प्रकार के ऊतक बनते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है वो होता है फेलोजन। ठीक है, पहला होता है फेलोजन, दूसरा होता है फेलम और तीसरा होता है फेलोडर्म। ठीक है, तीसरा होता है फेलोडर्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पौधों परिचर्म में होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्क कैम्बियम, कार्क और द्वितीयक कॉर्टेक्स। कार्क कैम्बियम, कार्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 23, कार्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है? तो इसमें से देखिए, जो कार्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति है वो सुबेरिन के निक्षेपण के कारण होती है, और सुबेरिन कार्क की कोशा भित्ति पर पाया जाता है, और यह वसा पदार्थ यानी कि जो फैट मटेरियल होता है उसका बना होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुबेरिन। क्वेश्चन नंबर 24, कैम्बियम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग अनुपात यानी कि जो मात्रा है उसमें जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण होता है। तो इसमें से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है जो पूछ रहा है कि सेल्विनिया, बिग्नोनिया, कुकुरबिटा या निक्टेंथिस। तो जो बिग्नोनिया है वो क्या है? एक डाइकॉट प्लांट है, और इसमें कुछ स्थानों पर जाइलम का निर्माण अधिक होता है तथा दूसरे स्थानों पर फ्लोएम का निर्माण अधिक होता है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिग्नोनिया। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों की परिधि में वृद्धि इसके कारण होती है। तो इसमें से देखिए, जो पौधों की परिधि में वृद्धि होती है वो कह रहा है किसके कारण होती है? तो फेलोजन एवं वैस्कुलर कैम्बियम के कारण होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, फेलोजन एवं वैस्कुलर कैम्बियम। 26 नंबर है, अंतरकाष्ठीय फ्लोएम, अंतःकाष्ठीय फ्लोएम और अंतःकाष्ठीय फ्लोएम।
तथा सामान्य फ्लोएम सभी पाए जाते हैं। तो ये जो है सभी पाए जाते हैं किसमें? ये पाए जाते हैं स्ट्राइकनॉस में। सी नंबर यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन स्ट्राइकनॉस में। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यवसायिक जूट के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? द कॉमर्शियल जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो व्यावसायिक जूट के रेशे होते हैं ये कॉर्कोरस की 2 जातियों से प्राप्त किए जाते हैं, और जो इसके रेशे होते हैं वो फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है कि फ्लोएम फाइबर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखित दृढ़ोतक कहलाते हैं। देखिए इंग्लिश में कभी कभी कोई जो है टर्म बहुत सरल होता है और हिंदी में कठिन होता है, दृढ़ोतक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी इंग्लिश यहाँ पे ये लिखी हुई है, ब्रांच्ड स्क्लेरेनकाइमा occurring as isolated cells scattered in any tissue are called। तो यहाँ पर देखिए जो पोषवाह रूप जो रेशे हैं एक प्रकार के शाखित दृढ़ोतक होते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पोषवाह रूप रेशे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऊतक जन हिस्टोजन का बाहर से अंदर की तरफ का यहाँ पे क्रम पूछ रहा है, सीक्वेंस किस प्रकार से होगा? तो देखिए सबसे पहले जो इसका सीक्वेंस है, तो सबसे बाहरी परत क्या होगी? सबसे जो बाहरी परत होगी वो होगी डर्मेटोजन। ठीक है, डर्मेटोजन। फिर उसके अंदर पेरीब्लेम, फिर सबसे अंदर प्लीरोम। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? त्वचा, त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, कर लैप्टोम शब्द हैबरलैंड द्वारा खोजा गया किसके समानार्थक है? तो जो लैप्टोम शब्द है यहाँ पर हैबरलैंड के द्वारा खोजा गया था, तो फ्लोएम के ये समानार्थक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए नंबर, फ्लोएम के समानार्थक है। और ये फ्लोएम के वे भाग होते हैं जो पौधों में मुख्यतया भोज्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया संपादित करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायुतक किन पौधों में मुख्यतया पाए जाते हैं? वायुतक का मतलब एरेंकाइमा। तो जो ये वायुतक होते हैं ऐसे पैरेंकाइमा जिनमें अंतराकोशिक अवकाश सबसे अधिक विकसित होते हैं। तो ये वायुतक यानी कि जो एरेंकाइमा है ये वायुतक या एरेंकाइमा कहलाते हैं। ये मुख्यतया हाइड्रोफाइट्स पौधों में पाए जाते हैं, यानी कि जलोद्भिद पौधों में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर है 32, ट्यूनिका कार्पसवाद किसने प्रतिपादित किया था? द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ट्यूनिका कार्पस जो वाद है वो स्मिथ ने 1924 द्वारा, मतलब स्मिथ ने 1924 में प्रतिपादित किया था। और इनके अनुसार जो एंजियोस्पर्म का प्ररोह शीर्ष है 2 सुस्पष्ट क्षेत्रों ट्यूनिका व कार्पस का बना होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वलकुट संवहन पुल इनमें पाए जाते हैं। वलकुट संवहन पुल किस में पाए जाते हैं? तो देखिए जो निक्टैंथिस है तथा कैजुआरीना है, दोनों के स्तंभ के वलकुट में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या लिखा है? ए व बी दोनों। ठीक है, ए व बी दोनों, यानी निक्टेंथस और कैजुआरीना। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टोमेटा में जब सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं तो उसे कहते हैं। स्टोमेटा में जब सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? एनोमोसिटिक कहते हैं। बी नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनोमोसिटिक। क्वेश्चन नंबर 35, मेरिस्टम शब्द किसने दिया था? तो देखिए जो मेरिस्टेम शब्द है वो सी नागेली ने 1858 द्वारा दिया गया था, मतलब कि सी नागेली द्वारा 1858 में दिया गया था। तो यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
नागेली के द्वारा। और देखिए मेरिस्टेम एक ऐसा लोकलाइज्ड अर्थात स्थानीय क्षेत्र है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्या होती है, असीमित क्षमता होती है। ठीक है, इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, एम्फीवेसल संवहन बंडल पाया जाता है। तो देखिए जो जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के आधार पर वैस्कुलर बंडल कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जैसे हो गया रेडियल हो गया, पहला क्या हो गया, जैसे रेडियल हो गया, और कंजॉइंट हो गया। ठीक है, कंजॉइंट हो गया और कंसेंट्रिक हो गया। तो इसमें से जो कंसेंट्रिक है, इसमें यदि जाइलम फ्लोएम को घेरता है तो इसे क्या कहते हैं, एम्फीवेसल कहते हैं, जैसे कि ड्रेसिना में। ठीक है, देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, एम्फीवेसल संवहन बंडल पाया जाता है। तो देखिए पहले जाइलम और फ्लोएम की स्थिति पढ़ेंगे, फिर ये किस प्रकार से स्थित होते हैं, फिर इनके अंदर वो घेरा कैसे बनाता है, तब जा करके हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये एम्फीवेसल कहलाता है। और किस पौधे में होता है, ड्रेसिना में होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ड्रेसिना में। क्वेश्चन नंबर 37, जड़ें किस आधार पर अपस्थानिक होती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं कि बीज के रेडिकल से उत्पन्न नहीं होती हैं। रेडिकल से निकलने वाली जड़ों के नष्ट होने के पश्चात पौधे के किसी अन्य भाग से निकलने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। यदि ऐसी जड़ें तने के आधार से निकलती हैं तो रेशेदार जड़ें कहलाती हैं, फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। तो कह रहा है कि किस आधार पर अपस्थानिक होती हैं, तो ये उत्पत्ति के स्थान पर, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्यवसायिक कार्क किससे प्राप्त होते हैं। कॉमर्शियल कार्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कॉमर्शियल जो कार्क है वो फेलोजन से व्युत्पन्न होते हैं और ये ओक से प्राप्त होते हैं। बोतलों में जो लगाने वाली कार्क होती है वो इसी वृक्ष से बनती है। ठीक है, जो बोतल होती है उसके ऊपर जो कार्क लगती है ये इसी वृक्ष से बनती है। तो यहाँ पे ओक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वेलामेन ऊतक इसमें पाए जाते हैं। वेलामेन जो टिश्यूज है, कह रहा है कि किस में पाए जाते हैं, वेलामेन टिश्यू इज फाउंड इन। तो जो एपीफाइटिक रूट्स हैं उसमें विशेष प्रकार के स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेलामेन ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्किड्स के वायवीय जड़ों। ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर है 40, इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाले पौधा, इमारती लकड़ी को उत्पन्न करने वाला जो पौधा है वो सोरिया रोबस्टा है। तो कह रहा है किस कुल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें से इसका फैमिली पूछ लिया गया है। तो जो सोरिया रोबस्टा है वो इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाला पौधा है और यह डिप्टेरोकार्पेसी कुल से संबंधित है। तो इसे साल या साखू भी कहते हैं और यह डाइकॉट बहुवर्षीय वृक्ष है और इसकी लकड़ी क्या होती है, बहुत ही कठोर होती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिप्टेरोकार्पेसी।